पूरी तरह से आज मार्केट रेंज के अंदर है और आप देखेंगे कि करीब 24 साढ़े 24,000 का इंडेक्स आज 100 पॉइंट भी नहीं हिल डुल रहा। वजह बहुत क्लियर है, आपके पास फोर्स की थोड़ी कमी है। पहलगाम की स्टोरी अब अनफोल्ड होना बाकी है। 18 का विक्स हो गया बाय द वे, मैं आपको बता दूं, और साथ ही साथ अच्छे सपोर्ट्स भी हैं मार्केट के पास। तो मार्केट के पास पाया हुआ बहुत कुछ है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग पिछले 10 दिनों से हो रही है और कल भी हमने 44% तक की लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी है। ये सारी चीज़ें बाज़ार के अंदर होती हैं तो बाज़ार एक तरीका रेंज में फंस जाता है। उसके पास पाने और खोने के लिए बराबर बराबर की चीज़ें हैं, वेटेज बराबर बराबर की है, इसलिए कुछ खोया नहीं जा रहा, कुछ पाया नहीं जा रहा। इस पूरी प्रोसेस में एक आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो है इंडेक्स ऑप्शंस के बायर्स को, चाहे वो कॉल्स का है चाहे पुट का है। आप पूरा दिन भर में आप देख लीजिए, एक लीनियर लाइन है निफ्टी के अंदर। आज आपने सारा टाइम वैल्यू गंवा दिया। अगर कॉल्स लिए तो उसके प्रीमियम घटे हैं और पुट लिए तो उसके भी प्रीमियम घटे हैं। अगर आप दिखाना चाहें तो 8 मई की 24,400 की कॉल और पुट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अगर आप दिखा पाए तो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। सुबह से वही 2 से 4% ऊपर नीचे हो रहा है और एग्जैक्टली पूरा दिन निकल गया। 200 रुपये की कॉल है, 20 रुपये भी नहीं हिल रही। क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, वो बड़ा मामला है। ये 29 मई है, अगर आप 8 मई की दिखा पाएँ तो। एनी हाउ, अगर नहीं मिलता छोड़ देना। दूसरा पॉइंट, आगे चल के खैर और बातें सारी रखेंगे हम। एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रम की रूपरेखा पहले आपके सामने रखते हैं, बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं, फिर बजिंग स्टॉक्स आपके सामने लेके आएंगे, फिर मेहमानों को जोड़ लेंगे आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें रखते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले कार्यक्रम में क्या क्या खास है एक बार जरा आपके सामने वो आएगा। थोड़ी देर में एफएडो चेक करके आपके सामने एक एनालिसिस रखने की कोशिश होगी हमारी। और आज सुबह भी हमने ये बात रखी थी कि बाज़ार पूरी तरह से दायरे में रहेगा। एग्जैक्टली अभी तक तो वही हो रहा है। कल छुट्टी है बाज़ार की, फिर एक दिन वर्किंग, फिर 2 दिन की छुट्टी है मार्केट्स की। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बाज़ार शायद थोड़ा रेंज में ही रहे अभी भी। क्लोजिंग ट्रेड 2:10 से, यानी कि आज की जो क्लोजिंग के सौदे हो, जो मेहमान हमको देंगे वो आपके सामने आएंगे 2:30 बजे के आसपास। निकुंज डालमिया जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं ET Now सतेश के, उनको जोड़ेंगे अपने साथ ताकि एक विजन अपना वो भी रख पाएँ, खासकर मार्केट्स पे थैमेटिक अगर कुछ मिलेगा तो वो भी उनसे हम पूछ के रखेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पे, 3 बजे मार्केट का एक्शन आपके सामने मार्केट सेट 3 की फॉर्म में आएगा। इसके अलावा चलते चलते इवेंट्स टू वॉच भी आप देखेंगे कार्यक्रम में 3 बजे के बाद से। फिर BTST के सौदे भी हम आपके सामने रखेंगे 3 बजे के बाद। कोशिश करना वॉल्यूम थोड़ा कम हो, तब भी चल जाएगा काम, बट ज़्यादा माल रखना नहीं इस समय। मार्केट थोड़ी सी टफ स्टांस में चल रहा है। सीमित दायरे का बाजार आज निफ्टी 24,350 के आसपास है, 400 का रेजिस्टेंस है और 500 का रेजिस्टेंस है, 200 का सपोर्ट है। 2 दिन हो गए, ना तो 400 जा रहा है ना ही 200 दिख रहा है स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी पर दबाव इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी का HDFC को छोड़ के ज़्यादातर शेयर्स का पार्टिसिपेशन आज मार्केट्स के अंदर नहीं है। ये जो तीसरा पॉइंट है यही बताना मैं चाह रहा था कि PSUs बैंक में आज हल्का सा दबाव है। SBI, IOB और PNB 2 से 3% टूटे। हालांकि इसको चेक एंड बैलेंस HDFC अपनी वेटेज से काफ़ी हद तक कर रहा है, नहीं तो आज बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटता। चौथी इंपॉर्टेंट बात, इंश्योरेंस सेक्टर आज मजबूत है। HDFC लाइफ करीब 3.5% ऊपर है। और अगर आप मजबूती की बात भी बोलेंगे तो आज काफ़ी हद तक ऑटो स्पेस भी काफ़ी आपको बेहतर दिखेंगे। आप चाहे तो वहाँ का भी देख सकते हैं। रियल एस्टेट के शेयर्स भी काफ़ी तेज़ी से चले हैं। जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव वाला मामला है ना, वो वापस से तेज़ हुआ है और रियल एस्टेट के शेयर चले हैं। आज प्रेस्टीज ने जो खबर डाली है कि उनकी दिल्ली NCR में एंट्री हो गई है, तो एक और कंपनी आ गई है जो सदर्न इंडिया की है, बड़ा नाम है जिसका, बड़ी लिस्टेड कंपनी है, लेकिन अब दिल्ली NCR में अपने नए प्रोजेक्ट के साथ उतरी है। बजाज फाइनेंस के नंबर्स और नंबर्स के बाद का रिएक्शन आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दोनों टूटे हैं 5% के आसपास, क्योंकि आउटलुक कमज़ोर दिया गया। तो ये कुछ बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर हमने उतारी हैं। अब ज़रा ये काम करते हैं, आपके सामने जो बजिंग स्टॉक्स है वो आपको मानसी बता देंगे। बाजार ज़रूर है, लेकिन जहां जहां बजिंग ट्रेड्स भी नज़र आ रहे हैं वो या तो नतीजों के दम पर या कुछ तमाम खबरें, न्यूज़ फ्लोज भी इनफैक्ट कम ही है इस वक्त, और इसी के चलते रिजल्ट बैक्ड एक्शन ही है। नतीजों के लिहाज से बजाज ट्विंस जो है वो फोकस रेडार पर हैं। दोनों कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, और दोनों नंबर्स जो थे कमज़ोर थे। उसी का एक असर है जो कि हम देख रहे हैं। करीब 5 से लेकर 5.5% तक की गिरावट दोनों स्टॉक्स में देखी जा रही है। ऑलमोस्ट 5-6% टूटकर इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के आंकड़े में हमने देखा बजाज फाइनेंस की गिरावट रही। वहीं बजाज फिनसर्व की अगर
अगर बात करें मुनाफे के फ्रंट पर, यानी कि प्रॉफिट का फिगर जो है वहां पर कमजोरी थी, जिसके चलते स्टॉक में मूवमेंट जो है टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिली। लेकिन इसी का विपरीत एक्शन है नतीजों के बाद सियाट जो है जोरदार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट टायर स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है और सियाट की ही अगर बात करें पॉजिटिव सेट देखने को मिला है और उसके बाद ऑलमोस्ट 9% की गेन्स के साथ सियाट के स्टॉक प्राइस में 3,330 के लेवल्स पर अच्छी खासी मजबूती पर कामकाज। जेके टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर, ये सारे के सारे स्टॉक्स में तो ऑटो एंसिलरी की चाल जो है वो काफी अच्छी रफ्तार पकड़कर रख रही है। ऑटो बिक्री के आंकड़ों से ठीक पहले, कल 1 तारीख है, ऑटो बिक्री के डेटा, ऑटो सेल्स के डेटा आने वाले, उससे ठीक पहले इस वक्त हम देख रहे हैं कि टायर स्टॉक्स में, ऑटो एंसिलरी में अच्छा खासा एक्शन। रियल एस्टेट में खरीदारी है और जो चुनिंदा क्षेत्र है जहां पर इस वक्त सेक्टर्स में मोमेंटम दिख रहा है उसमें रियल एस्टेट ही सबसे आगे, उसके बाद फार्मा और एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर्स है जहां पर एक्शन है। और इसमें रियल एस्टेट की अगर बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक, डीएलएफ, फिनिक्स मिल्स, लोधा, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट में कह सकते हैं कि मोमेंटम बेस्ड कामकाज लगातार देखने को मिल रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज नंबर्स कमजोर आए थे और कमजोर नंबर्स का ही इंपैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 8% की गिरावट के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। सरकारी बैंक्स में भी कमजोरी आज सुबह से ही। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, इस पॉकेट में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेट में ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक्स, निफ्टी फाइनेंशियल्स को अगर रिफ्लेक्ट करते हैं वहां पर पॉइंट वाइज गिरावट और ज्यादा देखने को मिलेगी। परसेंटेज वाइज भी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। और लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें, इस वक्त मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो हैं, ज्यादातर जो बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं, इस लिस्ट में भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, मारुति, रिलायंस और कोटक बैंक जैसे काउंटर्स हैं। उसके ठीक विपरीत बजाज फाइनेंस, एसबीआई, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव। काफी रेंज में फंसा हुआ बाजार, लेकिन एफएनओ डेटा क्या कुछ बयां कर रहे हैं, ये डिम्पी से समझते हैं। मार्केट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से एक रेंज के अंदर कामकाज है आज। निफ्टी के अंदर तो फिर भी बहुत टाइट रेंज है। बैंक निफ्टी ने एक अटेम्प्ट लिया है अपनी रेंज को थोड़ा ब्रेक डाउन करने के लिए। एचडीएफसी बैंक वर्सेस सरकारी बैंक है आज, इसलिए थोड़ा सा पलड़ा सरकारी बैंकों की तरफ से जो प्रॉफिट बुकिंग का आया वो झुका हुआ है। अदरवाइज़ वैसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपके पास प्लस चीज़ें क्या हैं? प्लस चीज़ें, क्योंकि चंदन तापड़िया भी हमारे साथ हैं पैनल में, जतिन केडिया भी है, कुणाल परार भी हैं, ये सभी लोग 3-4 चीज़ों को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। पहला एफआईज की कामकाज कैसा हो रहा है, तो अगर आप उसमें देखेंगे ना तो 10 दिन से कैश बाइंग हो रही है और उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बाइंग 44% हो गई। ये तब पहुंची है जब आप पहलगाम वाली खबर पे अभी अनफोल्ड होना बाकी है, और इससे पहले जब बैंक निफ्टी का हाई लगा था तब सिर्फ 34% एफआईज होल्डिंग थी। तो इसका मतलब ये है कि एफआईज का रुख तो भारत में पॉजिटिव है। आप एक सॉर्ट ऑफ अ युद्ध की स्टेज में हो, बट स्टिल एफआईज अगर आपके पास आ रहा है और आपके देश में टिक रहा है तो एक बड़ी बात है। तो ये एक पहला स्ट्रॉन्ग फिगर है जो बताने के लिए सफिशिएंट है। दूसरा, मार्केट छोटा सा ही, हल्का सा ही दबाव दिखाता है ना, तो उसके बाद तुरंत पुट कॉल रेशियो ठीक हो जाता है, पीसीआर ठीक हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी 1 का पीसीआर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर कंफर्ट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास काफ़ी हद तक शॉर्ट स्क्वीजिंग करवा के आप अगली सीरीज़ में आए हुए हो आप, तो आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो आपने जनरेट किए हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी जानी चाहिए थी 54,000 तक सीरीज़ में, लेकिन ऑर्बिट में 1,000 पॉइंट ज़्यादा आगे धकेल दी गई, तो इसलिए 55,000 के लेवल तक ये अभी भी मेंटेन हो रही है। इट्स अ गुड साइन। चर्निंग हो रही है, ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको मैं सामने बता रहा हूँ। नेगेटिव क्या है फिर? नेगेटिव ये है कि 18 का विक्स है, आपको नहीं पता कल क्या हो जाए, तो इसलिए थोड़ा कॉशियस है मार्केट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार खबर आ जाएगी तो आपका मोह भंग हो जाएगा, फिर आपका डर निकल जाएगा और एक लेवल का जो भी झटका वटका लगना है वो लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 18 के विक्स पे ये चीज़ नहीं है। दूसरा, क्योंकि सीरीज़ लाइट ट्रांसफ़र हुई थी, अभी डाटा बना ही नहीं था, मैन्युफैक्चर्ड ही नहीं हुआ था, ये पिछले 2-4 दिन से डाटा बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा डिले इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट्स पे, ये चीज़ भी नोटिस करने जा रही है। और इसके अलावा अर्निंग्स का इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार है कि इंडेक्स में महीने में कई बार 4-5 दिन ऐसे आते हैं जब इंडेक्स आपको कोई मैसेज नहीं देगा, कुछ नहीं बताएगा, आप उसको देखोगे अपना टाइम खोटी करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली वही समय चल रहा है, समय इंडेक्स का, लेकिन वो समय होता है स्टॉक्स की पिकिंग का। आपके सामने मैं 2 शेयर दिखाता हूं। देखिए, बजाज फाइनेंस के नंबर्स खराब आए, शेयर टूटा। सीएट के नंबर अच्छे आए, शेयर टॉप हाई पे खड़ा है।
तो ये अपॉर्चुनिटी ना खोइए, इंडेक्स के चक्कर में अपने 8-8% के स्विंग को ना खो आप। तो ये एक ऐसा ही समय है जब आपको इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा काम करना चाहिए, और अर्निंग्स में तो ये थोड़ा अपना समय निकाल कर इंडेक्स से स्टॉक्स की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है वही समय चल रहा है। लेकिन फिर भी चंदन, जतिन केडिया और कुणाल परार तीनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों महानुभाव का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और अक्षय तृतीया की पहले आपको बहुत बधाई, कल की छुट्टी की भी एडवांस में बधाई, है ना। कल महाराष्ट्र डे है तो इसकी भी आपको एडवांस में बधाई दे देता हूँ मैं। चंदन भाई, आपसे कर रहे हैं जरा शुरुआत। आपका एनालिसिस क्या है मार्केट्स पे? हम तो जितना रीड कर पाए अल्प बुद्धि से हमने बता दिया, आप और बता दीजिए। जी नमस्कार डिम्पी, मानसी जी और सभी पैनलिस्ट, और आप सभी को अक्षय तृतीया और की हार्दिक बधाई हो। आशा करते हैं कि ये त्योहार आपके जीवन में एक नई समृद्धि लेकर आए। और साथ ही मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बेहिचक बेबाक मार्केट के बारे में काफी कुछ जानकारी दी है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, विक्स 18 का है, और उसके चलते बाजार में गैप अप गैप डाउन की संभावना भी हो सकती है। कल मार्केट बंद है, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया नेगेटिव है बट C8 पॉजिटिव है। तो आई थिंक काफी कुछ एनालिसिस आपने किया, और इस एनालिसिस को आई थिंक व्यूअर सुने तो काफी अच्छी यहाँ पे राय निकल के आती है। तो आपने जो डिस्कस किया वो काफी हद तक सही है कि बाजार दायरे में है। मैं लेवल के हिसाब से यदि बाजार की बात करूं तो 24,444 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इवन ट्यूसडे को उस लेवल को टेस्ट किया था और उसके बाद में वो ऊपर में होल्ड नहीं कर पाया, कंसोलिडेट हो रहा है। आज के दिन 24,400 तक अटेम्प्ट बनाया बट होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो ऊपर के लेवल से थोड़ा सा बाजार में प्रेशर है, बट अच्छी बात यह है कि फिर भी बाजार सरेंडर नहीं कर रहा है, भले ऊपर में फॉलो अप नहीं आ रहा है। वीकली चार्ट सेटअप की बात करें तो इंडेक्स होल्ड कर रहा है, बट डेली चार्ट सेटअप की बात करें तो इंडेक्स कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक दायरेबंद कामकाज रहेगा, आपको एक बड़ी रेंज में काम करना पड़ेगा। इंट्राडे आप ऑप्शंस में देखोगे, न तो पुट बायर को पैसा बना है, न कॉल बायर को पैसा बना है, और राइटर को भी पैसा नहीं बना है, क्योंकि बाजार में विक्स बढ़ा है और राइटर है वो पोजीशन कैरी नहीं कर सकता जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल बातें चल रही है। तो ये मार्केट ऐसा है जहां पे आपको काफी सिलेक्टिव होना पड़ेगा, सिलेक्टिव स्टॉक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि काफी दिन ऐसे होते हैं जहां पे मार्केट को देखना इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन मार्केट को प्ले करना। बट फिर भी मैं लेवल और रेंज की बात करूं तो 24,050 बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक वो लेवल नहीं तोड़ता है तब तक बायस पॉजिटिव रहेगा। 23,850 पोजीशन सपोर्ट है, और वो सपोर्ट इसलिए है क्योंकि 4 दिन पहले वो लो बनाया था, और उससे पहले जब मार्केट रिकवरी हुई थी तो 23,850 तक के हाई बना के फिर बाजार वहां से फिसला था। तो एक रोल रिवर्सल के सेटअप वहां पे बने। बट सवाल ये है कि अभी क्या करना है। अभी के लिए आपको यदि बायस रखना है तो मिक्स बायस रखे, बड़ा मूव नहीं आएगा, बट कैरी पोजिशन करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि 24,200 जब तक होल्ड करे, बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति बना सकते हो। 24,444 अपसाइड रहेगा, तो 24,200 से 24,444 ये दायरा आपको खेलना पड़ेगा, पोजीशन बहुत लाइट रखे। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया है 55,500, बट साथ में 55,000 का सपोर्ट बना रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि 55,000 से लेके 55,300 ये दायरा रहेगा। बड़े स्विंग नहीं मिल रहे हैं, बट अगेन मोमेंटम भी नहीं है, तो आपको काफी एक चुनिंदा दायरेबंद कामकाज करना पड़ेगा इस मार्केट सिनेरियो। ठीक है जी, पॉइंट टेकन है। तो आपको काफ़ी दायरेबंद काम करना पड़ेगा। 400 पॉइंट में फंसे हुए हैं, 200 पॉइंट ऊपर नीचे का रेजिस्टेंस सपोर्ट लगे हुए हैं, लेकिन स्टॉक्स को ना छोड़िएगा। स्टॉक्स का तो कार्निवल चल रहा है इस समय। अच्छे अच्छे स्टॉक्स पकड़ो, इंटेलिजेंट स्टॉक्स पकड़ो, बड़ा पैसा बन सकता है। इसी की करते हैं शुरुआत क्लोजिंग ट्रेड के साथ। कुणाल जी नमस्ते, आपके ट्रेड के साथ आज कर रहे हैं श्री गणेश। जरा बताइए आपने आज के क्लोजिंग के लिए कौन से शेयर ढूंढे हैं। ध्यान रखिएगा आपके शेयर को हम थोड़ा कैरी करेंगे, कल की छुट्टी है, 18 का विक्स है, तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दीजिएगा सर। यस डेफिनेटली डिम्पी जी, कल की छुट्टी है, और विक्स की अगर बात करें और ऑन गोइंग अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो दो स्टॉक ऐसे हैं जहां मुझे ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं दिखने को मिल रहा। और सबसे पहले आपको डिम्पी जी और जितने भी पैनलिस्ट थे और हमारे जितने भी दर्शक थे उन सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। आने वाले दिनों में जैसे सोना चमक रहा है वैसे आप सबका पोर्टफोलियो भी चमके, वैसे ही प्रार्थना है। नाउ स्टॉक की बात कर लेते हैं। दो स्टॉक है, भारतीय एयरटेल है, आप देखिए बहुत ही बढ़िया लेवल पे भारतीय एयरटेल फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम आ रही है, अनचार्टेड टेरिटरी में है, नियर टू ऑल टाइम हाई पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और
1855 के अराउंड है। आप देखिए ऑल लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर है। सो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है एज पर द मोमेंटम थ्योरी। यहाँ से और भी बढ़िया मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 1805 के अराउंड का ऐसे हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे, जो इसका रिसेंट का बॉटम है। और ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करते हैं तो 1900 का सबसे पहला टारगेट है, और 1900 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 1970 1970 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो है वो आईसीआईसीआई प्रूली है। आप देखिए बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है इंश्योरेंस सेक्टर में। आईसीआईसीआई प्रू की बात करें तो ऑलरेडी 606 607 के लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है, और जिस हिसाब से स्टॉक आज के दिन में ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम 595 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं 630 का हमारा पहला टारगेट है, जो इसका हिडन रेजिस्टेंस है, जो उसने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी वहां का रेजिस्टेंस है। और 630 जैसे ही ये गैप फिल करता है आपको ऊपरी लेवल पे 655 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो आईसीआईसीआई प्रू यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। चलिए, दो कॉल्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 630 655 तक के टारगेट्स यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए कुणाल परार की तरफ से ये राय, टारगेट स्टॉप लॉस और उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और कुणाल, थैंक्स फॉर योर वार्म विशेस। आप तीनों ही एक्सपर्ट्स को, चंदन जी, जतिन जी, कुणाल जी, अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया के दिन तो इनफैक्ट यही कहा जाता है कि इस दिन कोई भी नया काम करने के लिए मुहूर्त नहीं ढूंढना पड़ता। ये इतना अच्छा मुहूर्त है इनफैक्ट। और जहां हम बाजार की बात करें तो फिर निवेश के लिहाज से भी भले ही मार्केट में रेंज में कामकाज जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर अक्षय तृतीया थी 10 मई को, और तब बाजार खड़ा था 22,055 के लेवल्स पर। एग्जैक्ट 10 मई की लेवल्स की मैं बात कर रही हूँ। तब से लेकर अब तक हम 24,338 आज के सत्र की अगर बात करें तो खड़े हैं। तो क्लियरली मार्केट जो है वो आगे ही बढ़ता है, अंडरटोन बुलिश है, और इसलिए लंबी अवधि के लिए निवेश का नजरिया बनाकर अगर चलते हैं तो बिल्कुल बाजार में आपका पोर्टफोलियो जो है वो चमकेगा ही। और साथ ही टेक्निकल पिक्स, पोजिशनल शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी लगातार आपका हाथ थाम कर रख रहे हैं। तो हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए ये एडवाइस कि निवेश का नजरिया भी रखें और 18 हाउस स्वदेश को लगातार देखते रहिए, क्योंकि सही और सटीक एडवाइस लगातार आपको मिलती है। चंदन जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी तरफ से ट्रेड्स क्या होंगे, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? बिल्कुल मानसी जी, आज अक्षय तृतीया है और आपको भी ढेरों बधाई हो। और काफी ऑस्पिशियस डे माना जाता है। काफी लोग इक्विटी में नया निवेश का स्टार्ट करते हैं, काफी बिजनेस और काफी जगह गोल्ड लेने की प्रथा है। आशा करते हैं आप भी गोल्ड का निवेश करेंगे और साथ में इक्विटी में तो निवेशित रहेंगे। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो आई थिंक कुणाल जी ने भारतीय एयरटेल की बात की, काफी अच्छा ट्रेड सेटअप है। 7-8 दिनों का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम है निगेट करके बेस बन रहा है, उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बट उन्होंने काफी अच्छा ट्रेड के बारे में बात की, उसको देखा जा सकता है। उसके अलावा मेरी तरफ से देखें तो एचडीएफसी लाइफ पे पॉजिटिव बायस है। हालांकि स्टॉक आज के दिन 3% के आसपास चल चुका है, बट वीकली चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है। डेली चार्ट पे 7-8 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे बन रहा है। देखें तो 727 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 762 तक के टारगेट आपको एचडीएफसी लाइफ में बनने चाहिए। भारतीय एयरटेल एक काउंटर है जहाँ पॉजिटिव है। एचडीएफसी लाइफ की यहाँ पे बात की जहाँ पे पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है। और काफी दिनों के बाद में एक ऑटो दिग्गज मारुति में बाइंग इंटरेस्ट बना है। एक अच्छा निवेश का काउंटर है, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। डेली चार्ट के सेटअप की बात करें तो लगभग 38 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और 12,000 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो मेरा मानना है 12,000 का ही बेस बनाइए, ऊपर में 12,600 तक की टारगेट के लिए। तो मारुति, एचडीएफसी लाइफ, भारती, ये कुछ चुनिंदा नाम हो सकते हैं जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रहेगा, साथ में थोड़ा सा पॉजिटिव बायस भी। एचडीएफसी लाइफ, मारुति सुजुकी, दो स्टॉक्स जो कि चंदन जी के पॉजिटिव रेडार पर है, और साथ ही भारतीय एयरटेल पर कुणाल की राय और चंदन जी की भी मोहर लगती हुई। तो भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मारुति सुजुकी और एचडीएफसी लाइफ, 4 कॉल्स अब तक आपको मिल चुकी है, और ये चारों की 4 खरीदारी की कॉल्स हैं। जतिन गेड़िया से जानते हैं उनकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स शामिल हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, आप भी बताइए। गुड आफ्टरनून। और मेरे एसेट शेर खान की तरफ से आपको और आपकी टीम को और 18 हाउस स्वदेश की सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर जो ट्रेड्स अगर जो ट्रेड्स की बात करूं तो भारतीय एयरटेल एक कंसेंसस पिक बन गया है। मेरा भी वन ऑफ दी पिक्स था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो भारती में टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। डिप आया है पिछले हफ्ते, सपोर्ट से
ऊपर की तरफ एक नया स्विंग जनरेट कर रहा है, तो भारतीय एयरटेल लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1820 का और ऊपर में 1905 के टारगेट रहेंगे। जो दूसरा रिकमेंडेशन रहेगा वो आईटी स्पेस में से रहेगा, एलटीआई माइंट्री। तो एलटीआई माइंट्री में हमने देखा है कि 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक ब्रेकआउट देखा था। आज फिर से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो एलटीआई माइंट्री लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 4550 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 4755 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए तीनों एक्सपर्ट्स के रेडार पर भारतीय एयरटेल है, स्टॉक में एक्शन है और ये एक्शन जो है विजिबल है, इसी के चलते हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर। और एलटीआई माइंड टेक्नोलॉजी स्पेस से जुड़ा स्टॉक इस वक्त जतिन केडिया की लिस्ट में शामिल। टारगेट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जहां पर मिड कैप आईटी या आईटी स्पेस की बात हो रही है। परसिस्टेंट सिस्टम पर एक नज़र होनी चाहिए, बिकॉज कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे थे और उसके बाद स्टॉक में मूवमेंट जो है मजबूती के साथ देखने को मिली। मुनाफे के फ्रंट पर जो है करीब 6% का इजाफा था। तिमाही आधार पर 15 रुपये प्रति शेयर की डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया था। इस वक्त टुवर्ड्स डाउनसाइड स्टॉक में ट्रेड 5361 के लेवल्स पर। लेकिन चंदन जी, परसिस्टेंट या मिड कैप आईटी में कोई चुनिंदा शेयर्स अगर आपको पसंद आते हैं? देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो आज के दिन रेंज बाउंड है, बट पिछले लगभग 10 दिनों से धीरे धीरे ऊपर के लेवल बन रहे हैं। नीचे में 4150 से लेके अब 5400 तक के लेवल बने हैं। वीकली चार्ट में हाई टॉप्स आया, बॉटम फॉर्मेशन बने हैं। स्टॉक का कल के दिन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड किया था। डेली चार्ट पे फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन के वर्ड्स पे है, तो हल्का सा फॉलोअप चाहिए। हल्का सा फॉलोअप आता है तो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बनेगा। एज ऑफ नाउ 5250 का सपोर्ट है। ऊपर में लगभग 5380 5400 टिक जाता है, तो यहाँ पे लगभग 5700 तक के लक्ष्य बनने चाहिए। उसके अलावा दूसरे आईटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द काउंटर एक रेंज बाउंड बायस है, बट पॉजिटिव सेटअप दिखा रहे हैं। टेक महिंद्रा एक दूसरा काउंटर हो सकता है आईटी में, जिसको रेडार पे रखना चाहिए। 1475 का आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 1550 के स्विंग को प्ले करने के लिए। तो चलिए, ये एक राय आपको मिड कैप आईटी स्पेस पर मिलती हुई। और इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की चाल जहां पर है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में नज़र आ रही है, उन सेक्टर में आईटी, रियल्टी, फार्मा, एफएमसीजी शामिल हैं। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा को जारी रखेंगे, आप बने रहें। बैंक निफ्टी वालों ने तो 250 पॉइंट खो रखे हैं, बट निफ्टी वालों ने 1 पॉइंट भी नहीं खोया। वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फिर से खड़ा हुआ है। 3 दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज बैक टू बैक चल जाए, आपकी याददाश्त में कम आता होगा, मेरी याददाश्त में तो नहीं आ रहा जल्दी कि 3 दिन कब रिलायंस इंडस्ट्रीज बैक टू बैक चला, लेकिन आज भी दिख रहा है और 1400 के ऊपर है। भले ही आज परसेंटेज कम हो, बट फिर भी रिलायंस हर निशान में है और दिन भर की जो बढ़त है ये निफ्टी को ड्रैग ही नहीं करने दे रही, जबकि बैंक निफ्टी तो ऑन द मार्क पे खड़ा है थोड़ा बहुत और फिसलने के लिए। इन सब चीज़ों के बीच में आज के बजिंग स्टॉक्स भी होंगे, बिग स्टॉक्स भी ऐसे होंगे जहाँ पे काफ़ी न्यूज़ है। बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीषा मेरे साथ जुड़ रही है। आशीषा, एक बार बता दीजिए आज के बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं? बिग एक्शन स्टॉक्स में सबसे पहले नतीजों के दम पर जो स्टॉक्स आज बस कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। और ट्रेंड 3% की गिरावट के साथ कारोबार, नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे और इसी के साथ स्टोर एडिशन भी काफ़ी कमज़ोर था पिछली तिमाही में, जिसके चलते स्टॉक पर आज इम्पैक्ट दिखा। करीब 3 से 3.5% की गिरावट के साथ ट्रेंड कारोबार करता हुआ। इसके अलावा शुगर सेक्टर से प्राज इंडस्ट्रीज, इथेनॉल इक्विपमेंट बनाने वाली एक कंपनी जहां पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। रेवेन्यू की बात करें तो 16% की कमजोरी दिखी सालाना आधार पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 7% की गिरावट दिखी, तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे। प्राज इंडस्ट्रीज 7.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 60% की गिरावट। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 5% नीचे। इसके अलावा वॉल्यूम बेस्ड बजर्स की बात करें तो सबसे पहले सोनाटा सॉफ्टवेयर 9% की तेजी है और फोर्टिस हेल्थ केयर 4% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ।
रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। पिछले कुछ दिनों में जो मोमेंटम दिखा है रियल एस्टेट स्टॉक्स में, वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स 4.5% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ में भी करीब 2.5 से 3% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर आज के सत्र में कमजोरी दिखी है। यूको बैंक 3% नीचे, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल। इसके अलावा एसबीआई और इंडियन ओवरसीज बैंक में भी करीब 2 से 3% की गिरावट रही है। इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स की बात करते हैं। सुबह के शो में हमने इस पर चर्चा भी की थी। बॉर्डर इश्यूज के चलते डिफेंस स्टॉक्स पे पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है और मस्गाव डॉक 1.5% की तेजी के साथ 52 वीक हाई लेवल्स पर कारोबार करता हुआ। गार्डन रीच शिप बिल्डर जैसे कुछ स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम दिखा है, लेकिन आज भी डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर, न्यूज फ्लो के दम पर या वॉल्यूम्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आपने हमको बता दिए, हमने नोटिस भी कर लिए, लिख भी लिए, समझ भी लिए, जान भी लिए। इसमें से एक काम करते हैं, मस्गाउन डॉक जो कि साल के हाई पे चल रहा है, एक बार इसका जरा टेक्निकल सेटअप और चेक करवा लेते हैं। जतिन भाई, एक बार जरा मस्गाउन डॉक चेक करेंगे आप? देखिए, मस्गाव डॉक की बात करूं तो यस, जो मोमेंटम है अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों से हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ा एक डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो जो ऑलरेडी लॉन्ग करके बैठे हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करंट लेवल्स पे जरूर करना चाहिए। ऑल टाइम हाइस के करीब ट्रेड कर रहा है, तो और डाइवर्जेंस दिखा रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर जो डिप आता है बाद में तो री एंटर कर सकते हैं, लेकिन करंट स्तरों से कोई फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट जिनके पास है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। ठीक है, डन। चंदन सर, एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, है भले छोटा लेकिन हो सकता थोड़ा टफ भी हो जाए। वो ये 24,200 तोड़ के पहले 24,000 की तरफ हम नीचे जाएंगे या फिर 24,400 ब्रेक करके 24,500 को टेस्ट करेंगे? प्रोबेबिलिटी किसकी हाई है छोटा सवाल लेकिन मुश्किल है। देखिए, मेरा मानना है प्रोबेबिलिटी थोड़ा ऊपर जाने की आई है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भले आज बाजार डल है, बैंक निफ्टी नीचे है, बट निफ्टी अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहा। और यूजुअली क्या होता है कि जब एक्सटेंडेड वीकेंड हो, लीव हो, तो बाजार थोड़ा लाइट हो जाता है। और वैसा भी आप देखो, हायर विक्स जो 18 का विक्स है, तो विक्स के चलते बाजार थोड़ा सा गिरना चाहिए, बट सरेंडर नहीं हो रहा है। आज का जो बाजार गिरा है उसमें मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस का एक कंट्रीब्यूशन है जो 5% डाउन है, बजाज फिनसर्व का कंट्रीब्यूशन है। तो कुछ चुनिंदा काउंटर में बड़ा सेल ऑफ है, इसके लिए इंडेक्स है वो डाउन है। उसके अलावा आप देखोगे कल के दिन भी जब बाजार भले डोजी कैंडल बनाया था, बट फिर भी 5-6 दिनों की हाईएस्ट डेली क्लोजिंग दी थी। तो ये सारे तथ्य थोड़े थोड़े बता रहे कि हल्की सी पॉजिटिव बायस है। और उसके अलावा मैं वीकली चार्ट को रेफर कर रहा हूँ कि बाजार भले 2 दिन से डोजी बना रहा है, बट वीकली चार्ट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। तो मैं तो यही मानूंगा कि पहले 24,444 तक जाएगा, उसके बाद साइड डिप बना सकते हैं। बट अगर आप मुझे पूछे कितने % प्रोबेबिलिटी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 65% प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है, 35% प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर का व्यू काम नहीं करे। खैर, इस बीच वेदांता के नंबर्स भी आ गए हैं नीचे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें कंसोलिडेशन आय करीब 3.5% के आसपास बढ़कर आई है और इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी इंक्रीज़ आया, 14% रेवेन्यू इंक्रीज़ है। अगर आप YOY देख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अलग नंबर दिखेंगे, 3.5% का, YOY 14% है। इसके अलावा अबीटा, जिसको हम ऑपरेशनल प्रॉफिट्स कहते हैं, वो 31% बढ़ा है YOY और करीब वो 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। वेदांता के नंबर प्रमा फेसी देख के लग रहा है कि अच्छे नंबर हैं। कुणाल परार, एक बार जरा वेदांता को चेक कर लेना। नंबर्स हम स्क्रीन पर फायर कर रहे हैं, जितने नंबर अब तक मैंने देखे मेरे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। वेल, डिम्पी जी VVDL की बात करें, फिलहाल 417 का राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम रिसेंट फॉल से हमें देखने को मिली है। मेरा मानना है कि प्रेजेंट लेवल से ही खरीद के यहाँ पे चलना चाहिए। अगर नंबर का कोई इम्पैक्ट अगर स्टॉक में नहीं दिख रहा है तो मुझे टेक्निकली ये स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है। स्टॉक फिलहाल 417 के अराउंड है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है डिम्पी जी 404 है। सेफर साइड हम 402 का यहाँ पे हम एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से ये स्टॉक में मोमेंटम आई है, जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं 430
जो इसका रिसेंट का हाई है वो, एंड अगर 430 भी ब्रेक करता है तो 450 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। यानी 7 से 8% की मोमेंटम हम यहाँ पे वेदांता में देख सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 402 के एसएल के साथ। ठीक है। इसमें ना दो चीज़ें ज़रूर देखा करो कोई भी मेटल्स वाली कंपनी है कि फर्स्ट उसका मार्जिन कितना है। देखो आप 28% का मार्जिन है। एक एफएमसीजी की जो कंपनी होती है वो अपने मार्जिन टिपिकली 10% से कम रखती है, लेकिन जैसे ही मेटल्स वाली कंपनी में आप चले जाओगे तो वो पैरामीटर्स यहाँ नहीं लगेगा, वहाँ पे उस सेगमेंट का पैरामीटर्स लगेगा कि कितना अच्छा मार्जिन है। तो 28% का उन्होंने मार्जिन दिखाया जो कि पिछली बार 24% था। प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुआ है, करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। ये YOY में बता रहा हूँ। इन नंबर्स को क्वार्टर ना देख के YOY ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि जो भी कमोडिटीज़ की कंपनीज़ होती हैं उनको YOY देखने से पिक्चर ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगी। एक क्वार्टर में कुछ एबनॉर्मल हो तो एक बात अलग है, नहीं तो YOY कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा होता है। कोई भी कमोडिटीज़ की कंपनी हो तो वेदांता अपने उस कमोडिटीज़ के नेचर के साथ YOY कंपैरिजन के साथ बेहतर नंबर दिखा रही है, और ऑलरेडी सर ने भी मोहर इस पर लगा दी है। खैर और नंबर्स भी आ रहे हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स जैसे फायर हो जाएंगे स्क्रीन पर, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। करीब 9% के आसपास के मार्जिन्स की खबर मेरे पास अभी लगी है। एक काम और करता हूँ, एक शेयर मेरे को और पता करना है, जब तक मैं वो पता कर लेता हूँ। मैं मारुति, आज की क्लोजिंग बहुत ही शानदार हो रही है 3%, लेकिन ये करीब दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास 3% दिखाया था, तब से वहीं का वहीं खड़ा है और एडिशन नहीं हो रहा। कहा यह भी जा सकता है कि मार्केट में तो नहीं चल रहा, ये बात भी तो सच है, ये बात भी सच है। तो आप देखोगे 12 बजे के आसपास जो 3% का एक सडन जंप आया ना, अब लीनियर लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। जतिन भाई एक बार जरा आप इसको चेक करोगे, इसको BTST करने की ज़रूरत है या फिर नहीं? पता लगे 3% आया हुआ पैसा BTST के चक्कर में चला गया। नहीं, डेफिनेटली इसे BTST करके जाना चाहिए। भले ही पिछले 3 घंटों से इसमें कोई ज़्यादा अपसाइड नहीं देखने मिला, लेकिन कहीं न कहीं जो क्लोजिंग है बहुत अच्छा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस का जो लेवल था 12,000 12,050 का, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये अपसाइड की तरफ फ्राइडे को 12,550 तक भी हमें देखने को मिल सकता है। तो करंट स्तरों से हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेने के लिए। तो मारुति डेफिनेटली एक BTST करके लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेने की राय इस वक्त मिलती हुई और है फोकस रेडार पर ये पूरा का पूरा स्पेस। लेकिन इस बीच कोरोमंडल इंटरनेशनल के नतीजे आ रहे हैं, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स आ रहे हैं, कैश सेगमेंट की कई कंपनियों के नतीजे आज एंटिसिपेटेड है। ये सारे के सारे नंबर्स जो एक के बाद एक आना शुरू हो चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल की अगर बात करें, कंसोलिडेटेड आय 28% घटती हुई दिखी है। कंसोलिडेटेड मुनाफे में 26% की कटौती देखने को मिली है। डिविडेंड का ऐलान किया है 9 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने, और जो मुनाफे और रेवेन्यू के फ्रंट पर गिरावट है वो दिख रही है स्टॉक मूवमेंट में भी। इनफैक्ट 0.5% to 1% गिरावट डाउन ट्रेंड्स के साथ कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। स्टॉक के मूवमेंट की अगर बात करें, चंदन जी आपसे एक बार राय जानना चाहेंगे। पिछले एक हफ्ते के चार्ट्स भी लेकर आते हैं कोरोमंडल के, और जो लेवल्स देखने को मिले हैं, गिरावट ही हावी हुई है, और अब नतीजों के बाद भी क्योंकि रिजल्ट भी कमजोर आए हैं, क्या डाउनसाइड और ज्यादा विजिबल नजर आती है? देखिए, कोरोमंडल का सेटअप वीक नहीं है। इनफैक्ट पिछले 2 महीने में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। इस महीने में 12-13% का स्विंग काउंटर बना है और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। भले आज थोड़ी सी उठापटक के साथ हल्का सा डाउन है, बट ट्रेंड इसका चेंज नहीं हुआ है। तो मेरा तो ये मानना है, जिनके पास पोजीशन है वो 2150 का ट्रेलिंग रखे। 2150 तोड़ेगा तभी काउंटर का ट्रेंड नेगेटिव होगा, अदरवाइज हो सकता है वापस कंसोलिडेट हो जाए। और यदि किसी ने नीचे के लेवल पे लिया है और बुक करना चाहता है तो जरूर कर सकते हैं, बट व्यू है वो 2150 के नीचे ही चेंज हो। के नीचे फर्दर डाउनसाइड नजर आ सकती है। पिछले 2 महीने के ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए चंदन जी का ये कहना है कि अब भी मूड माहौल कोरोमंडल के लिए पॉजिटिव है। अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें, नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा अब इंतजार करना चाहिए, वेट एंड वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इसे। इस बीच इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स भी आ रहे हैं, ये नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर। प्रोविजन में बढ़ोतरी 107 करोड़ से 258 करोड़ पर जाते हुए दिखे हैं। नेट NPS भी बढ़े हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ये बढ़ी है, सालाना आधार पर 786 करोड़ से बढ़कर
829 करोड़ पर। एनपीएस का बढ़ना कंसर्न, लेकिन इनकम की अगर बात करें और मुनाफे के फ्रंट पर नेट इंटरेस्ट इनकम के आंकड़े में बढ़ोतरी, मुनाफे में कटौती। सो मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स कहे जाएंगे और हम देख रहे हैं करीब 2% की बिकवाली ये स्टॉक में नजर आ रही है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जतिन आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। देखिए, इक्विटास में हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर सकता है बिटवीन 70 एंड 64। कहीं ना कहीं जो 52 से लेके 72 का एक रैली देखा था हमने इक्विटास बैंक में, हमें लगता है कि वो रैली का एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, जो ये स्टॉक को तकरीबन 65 से लेके 64 तक नीचे जा सकता है। वहां पे सपोर्ट इन दी फॉर्म ऑफ 20 डे एवरेज है। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि एक डिप आएगा टुवर्ड द लेवल ऑफ 64, 65, और वहाँ से फिर हमें एक फ्रेश अपमूव देखने मिल सकता है। एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, हमें लगता है कि थोड़ा इसमें रेंज बाउंड कारोबार ही देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, इक्विटास तो नंबर्स के बाद से पिटा हुआ दिख रहा है, अभी आपको 2.5 से 3% है। ठीक है, कुणाल परार हमारे साथ होंगे। कुणाल परार, आप कोई शेयर नोटिस कर रहे हैं क्या? मेरे पास तो आज शेयर्स के भी लिमिटेशन है। एक बार आपके पास कोई है बताने लायक शेयर जो भी आप बता पाएं? वेल डिम्पी जी, एक दो स्टॉक है जहां पे मोमेंटम अच्छी खासी देखने को मिल रही है एंड मॉर्निंग से ही वो स्टॉक के ऊपर फोकस करके चल रहा है। स्टॉक का नाम है हिंडाई। चंदन जी ने मारुति की बात की है, मैं यहाँ पे हिंडाई की बात करूंगा। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम आई है, यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल स्टॉक 1708 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कल के दिन में यहाँ पे फॉर्मेशन, बॉटम बाइंग फॉर्मेशन भी बना हुआ है। प्रेशर लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। लो लेवल पे टिम्पे जी जो सपोर्ट फिलहाल ऐसा एसएल हम यहाँ पे रख सकते हैं, वो आ रहा है 1660 का और अभी स्टॉक चल रहा है 1708 का। टारगेट की बात कर लेते हो, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है 1750 का है, और 1750 अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो आपको 1810 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे Hyundai पे फोकस करके चलने की सलाह है और ये थोड़ा सा स्लो मूवर है, लो बीटा स्टॉक है। तो अगर नेगेटिव वॉलेटिलिटी में अगर यहाँ पे मार्केट में अगर गिरावट भी देखने को मिल सकती है, तो ये स्टॉक को मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कम इम्पैक्ट होगी नेगेटिव साइड की। पॉइंट तो आपका वैलिड है सर, और मैं इसको समझ भी सकता हूँ, क्योंकि आज आप देखेंगे ना ऑटोस के अंदर बाइंग तो है और ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग आपको दिख ही रही होगी सामने स्क्रीन पर भी, जो आज ऑटोस के अंदर बनती हुई दिख रही है। मारुति का शेयर थोड़ी देर पहले हमने आपको नोटिस कराया, अभी हिंडाई का शेयर सर ने आपको दे दिया। ठीक है, एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने लेके आते हैं, ऑप्शंस का चैंपियन। फॉरम छेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए। फॉरम बताएं आप। नमस्ते। वेल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं जियो के लिए देख रही हूँ, क्योंकि जियो ने एक टेक्निकली ब्रेकआउट दिया है 260 के ऊपर। तो मैं एक बुल कॉल स्प्रेड देना चाहूंगी, जो जियो के स्ट्राइक प्राइस एक 260 की कॉल 10.50 में रह सकते हैं, और उसके सामने हेज करने के लिए आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस 270 की 5.7 पे बेच सकते हैं। उसके लिए टोटल प्रीमियम आपको अराउंड 7200 के आसपास लग सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट नियरली अराउंड 9200 का रहेगा, और उसका लॉस जो रहेगा 7200, जो आपका रिस्क बनेगा तो 7200 का होगा। तो मेरे लिए बुल कॉल स्प्रेड जियो के लिए वो सही रहेगा। ये बुल कॉल स्प्रेड का मतलब होता है कि जहां पर आप खड़े हैं उसकी स्ट्राइक को पकड़ लो, जहां तक वो शेयर जा सकता है वहां की स्ट्राइक तक चले जाओ और उसके बाद उस स्ट्राइक को भी बेच दो। तो देखो जहां पे आप खड़े हो 260 पे वो पकड़ लो, जहां तक जाना है 270 तक वहां की स्ट्राइक को बेच दो। दोनों का डिफरेंस आपकी कमाई। अधिकतम मुनाफा 9,000 रुपये आएगा और लॉस इसमें 7,260 का होगा। इन एनी केस ये रेशो हालांकि आपको 1:1 नहीं दिखेगी, बट फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि ये हिट हो जाएगा। तो आप इसमें कैलकुलेशंस ना भी करें, अपने सिर्फ वित्तीय सलाहकार को बोले सौदा पंच कर दो मेरे लिए दोनों का, और मेरे प्रॉफिट लॉस देखते रहो। जैसे आपका प्रॉफिट करीब 9,000 के आसपास आता है, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे आप आ जाना। जियो फाइनेंस टिपिकली इसकी ऑप्शन ट्रेड ज़्यादा एक्टिव होती नहीं है,
इसलिए जो भी आप ट्रेड कर रहे होंगे थोड़ा कम वॉल्यूम वगैरह रखना, और जो टिक आएगा वो थोड़ा एबनॉर्मल भी होता है कई बार। ठीक है जी। फॉरम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी देने के लिए। और ये मई के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आप चाहें तो इसको समय भी दे सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई वीकली नहीं होता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हालांकि ऑप्शंस तो जल्दी आपका टारगेट हिट करवा देंगी जो मई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको लेनी है। फॉरम शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक शेयर मेरे को जतिन भाई से और पता करना है। जतिन, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के मैं भी चार्ट देख रहा था, आज तो बहुत बुरी पिटाई हुई है इसकी, और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में है आज तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़। एक बार ज़रा चेक करना, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ चेक करोगे आप? यस, देखिए इसमें जो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च से हमें लो से एक पुल बैक देखने मिला था। वो कहीं ना कहीं 380 390 के लेवल्स पे आके फिजल आउट हो गया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो 20 और 40 एवरेजेस है, डेली मूविंग एवरेजेस है, उसके नीचे जाके क्लोज कर रहा है। तो डेफिनेटली वीकनेस है, मोमेंटम भी सेल साइड पे है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो अपने प्रीवियस स्विंग लो से 330 वो फिर एक बार टेस्ट करने के लिए जा रहा है। हमें लगता है कि इसमें नए लोस बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। जिनके पास है ऑलरेडी, तो हमें लगता है कि करंट स्तरों पे वो एग्जिट कर सकते हैं, और फ्रेश एंट्री की तो बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी। शॉर्ट करने के लिए हमें लगता है कि एक पुल बैक का राह देखे 360 362 के पास अगर जो एक पुल बैक आता है तो वहां पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। शॉर्ट साइड पे अगर जो करते हैं तो 376 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। करना नहीं है, अगर करना है तो 376 का स्टॉप लॉस पुल बैक पे करना। ये एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे है, सडन फॉल के बाद ये डेज लो टेस्ट कर रहा है, पुल बैक के कोई चांसेस नहीं लग रहे। आज तो थोड़ा शेयर और भी नीचे जा सकता है, डेरिवेटिव्स का डाटा अलाउ कर रहा है कि आज अब तो रिकवरी मुश्किल लग रही है इसकी, लेकिन फिर भी मार्केट्स में बैठे होने को कुछ भी हो सकता है। अभी तक का डाटा ये अलाउ कर रहा है कि इसे दूरी ही बनाए रखें। 18.5 का विक्स हो गया, आज 5% बढ़ा है। देखिए कल है मार्केट की छुट्टी, मैं एक छोटा सा हिंट कर रहा हूँ आपके सामने। अगर सेना को सारी जिम्मेवारी सौंप दी गई है, फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप काम कीजिए, तो आज अगर आप बाज़ार बंद करके जा रहे हैं तो आज शाम के 12 घंटे, कल के 24 घंटे करीब करीब, तो 36 घंटे के अंदर कोई एक्शन हो जाता है तो फिर आपको गैप अप या गैप डाउन मिलेगा। ये बात आप मान के चलिए, जब आप शुक्रवार को आएंगे तो हो सकता है अच्छे गैप अप या गैप डाउन के साथ आएँ, क्योंकि 18.5 का विक्स 100% कुछ ना कुछ गैप अप या गैप डाउन करवाएगा। और ये विक्स ऐसे नहीं बढ़ रहा, कुछ ना कुछ हो ज़रूर रहा है। ये अच्छा इंडिकेटर है, बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। आप और मैं मेरे सोचने की कल्पना से भी आगे ही सोच लेता है ये, ठीक है। तो इस पे आप ज़रूर गौर फरमाइएगा कि 18.5 का विक्स, अपनी पोजीशंस को अच्छे से चेक एंड बैलेंस करके रखो बॉस, ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस बीच आईओसी के तिमाही नतीजे आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे हैं और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस में लगातार। आईओसी के स्टॉक प्राइस को पुल अप करना चाहिए, करीब 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मार्जिन के आंकड़े में इजाफा, प्रॉफिट के फ्रंट पर बढ़त और साथ ही रेवेन्यूज भी बढ़े हैं। कामकाजी मुनाफे में भी बढ़ोतरी, मुनाफा 2,874 करोड़ से 7,265 करोड़ तक जाता हुआ 7,265 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला है। मार्जिन 7% पर यहाँ पर देखने को मिला और साथ ही रेवेन्यूज में भी बढ़त और कामकाजी मुनाफे के आंकड़े में भी इजाफा। अच्छे नतीजे और अच्छे नतीजों का एक्शन है जो कि आईओसी के स्टॉक प्राइस पर ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस के साथ। कुणाल, आईओसी इनफैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इन दिनों फोकस में, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर भी। आईओसी के नंबर्स के बाद आपका टेक क्या होगा? 138 के अराउंड आईओसी है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। नाउ ये एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पोजीशन बना के चला जाना चाहिए। लोअर लेवल पे अगर मैं ट्रेडिंग के लिहाज से बात करूँ तो 132 का एसएल रखना चाहिए, और अगर मैं आने वाले जो में पोजिशनली अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 122 का रखना चाहिए। नाउ ट्रेडिंग के लिहाज से 144 और 148 ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर मैं डिलीवरी की बात करूं जहां पे आपको कैपिटल गेन भी अच्छा हो सकता है प्लस डिविडेंड भी अच्छा मिल सकता है, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में हमें 165
और जिस दिन 165 ब्रेक करेगा 182 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया लेवल है पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए और पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड करने के लिए। कैटेगरी वाला ये स्टॉक एक मजबूत स्क्रिप्ट और डिविडेंड का ऐलान भी इनफैक्ट कंपनी ने किया है। हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव आईओसी के और स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट इन्हीं नंबर्स के तर्ज पर नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट होता हुआ रिजल्ट बैक्ड इम्पैक्ट। आइए आपको 18 आवर्स स्वदेश की एक एक्सक्लूसिव खबर अब बताते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर, एक एक्सक्लूसिव अपडेट आ रही है। सूत्रों के मुताबिक डिक्सन चीन की कंपनी HKC के साथ पार्टनरशिप करने वाली है। इस एक्सक्लूसिव खबर से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर सुमिता करीर अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमिता, बताइए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्या नई एंट्री करने जा रही है? जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी डिक्सन जो है वो अपना फोरे कर रही है। जो रिसेंटली अनाउंस स्कीम थी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कंपनी प्लान कर रही है अराउंड 1600 to 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना इस स्कीम में, और ये प्लान कर रही है 3 से 4 कैटेगरीज में एंटर करना। तो सबसे पहले जो कैटेगरी होगी वो होगी डिस्प्ले मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग, जो अंडरटेक की जाएगी मोबाइल के डिस्प्ले के लिए, टीवी डिस्प्ले के लिए, और उसके लिए जो कंपनी है वो चाइना के HKC के साथ पार्टनर कर रही है और उसका जो ओनरशिप स्ट्रक्चर रहेगा उसमें डिक्सन जो होगा उसके पास मेजॉरिटी शेयर रहेगा। तो 74:26 का जो ये ओनरशिप पार्टनरशिप है HKC के साथ। तो फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन में डिक्सन टारगेट कर रहा है 2 मिलियन यूनिट बनाने का, और उसके लिए केपेक्स होगा 250 करोड़। उसके बाद उस केपेक्स को स्केल किया जाएगा अप टू 500 करोड़, जो प्लान कर रहा है कंपनी सेकंड फेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। और सेकंड फेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जो ये होगा मोबाइल डिस्प्ले का जो एक्सपेंशन कैपेसिटी होगा वो 4 मिलियन पर मंथ होगा। उसके अलावा डिस्प्ले के अलावा कंपनी एक्सप्लोर कर रही है एंट्री करना लिथियम आयन बैटरीज के सेगमेंट में, एनक्लोजर सेगमेंट में भी, और इनिशियली जो कंपनी है वो कैप्टिव रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगी और उसके बाद एक्सपोर्ट्स के बारे में भी सोचेगी। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई थी, जिसका आउटले है 22,919 करोड़, और उसके गाइडलाइंस जो थे अभी पिछले हफ्ते यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किए थे। रिमेंबर, ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट एम कर रही है कि लोकल वैल्यू एडिशन जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो बढ़ाया जाए इंडिया में, और इवेंचुअली इंडिया को इंटीग्रेट किया जाए ग्लोबल GVCs में। बिल्कुल सुमिता, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव डिटेल हमें बताने के लिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज चीन की कंपनी HKC के साथ पार्टनरशिप अग्रीमेंट करने जा रही है और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के चलते इस स्टॉक पर फोकस रहना भी चाहिए। पिछले दिनों भी कई खबरों के दम पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ये पूरा का पूरा स्पेस भी फोकस रेडार पर रहा। लेकिन चलिए, हमारी फंडामेंटल पैनल पर एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, विवेक कारवा, उनका स्वागत करते हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। हैप्पी अक्षय तृतीया टू यू। और शुरुआत मैं IOC के नंबर्स जो अभी अभी आए इनसे करना चाहूँगी। अच्छे नतीजे आते हुए देखें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर आपका एक टेक, और IOC के नंबर्स के साथ साथ IOC पर भी आपका फंडामेंटल आउटलुक क्या है ये भी बताइएगा। क्रूड के साथ कनेक्टिंग फैक्टर और कच्चे तेल की चाल के साथ साथ ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग, पेंट, ये सारे के सारे सेक्टर्स अमूमन रिफ्लेक्ट करते हैं। बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने एक्चुअली एक ही शॉट में। देखिए, मुझे लगता है कि इनफैक्ट जब पिछली बार बात हुई थी मैंने यही कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे मैं बुलिश रहूंगा, और जिस हिसाब से क्रूड ऑयल का मूवमेंट चल रहा है, इतना सब कुछ दुनिया में हो रहा है, फिर भी आज क्रूड ऑयल 60-62 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इसका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को चलता है। चाहे सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के प्राइसिंग सेम रखे, लेकिन एटलीस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तभी इनको कुछ ना कुछ लॉसेस लेने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इन कंपनीज के लिए, और मुझे लगता है कि आगे चल के भी क्रूड ऑयल में तेजी नहीं देखने को मिलेगी। अब इनफैक्ट हम लोग ऑलमोस्ट इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्रूड ऑयल में कोई मूवमेंट नहीं है। तो आगे चल के भी ये ट्रेंड मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहना चाहिए, और तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मैं बुलिश हूँ। पहले भी इनफैक्ट अपनी बात हुई थी इस बारे में, और मुझे लगता है कि इसमें टॉप पिक भी मेरा BPCL रहेगा। जो वैल्यूएशन आपकी स्क्रीन पे BPCL दिख रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज भी आप अगर इस स्टॉक को देखो तो बाकी 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुकाबले बहुत
ऑलमोस्ट 30 to 40% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो जो आपने कहा क्रूड ऑयल का डायरेक्ट बेनिफिशियरी, यस, पेंट कंपनीज। अब क्या होगा कि थोड़े दिन में मानसून चालू होने के बाद हम लोग वापस पेंट पे फोकस करना चालू करेंगे, और क्रूड ऑयल अगर नीचे रहता है तो एक हद तक ऑटोमोबाइल कंपनीज को, क्योंकि ज्यादातर ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी फायदा होते हुए दिखेगा। मुझे लगता है कि पेंट कंपनीज पे आपको नजर रखनी चाहिए। फर्स्ट चॉइस वो रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बाद। ठीक है, डन, पॉइंट्स टेकन सर। विवेक सर, एक छोटी सी चीज़ बताइए, ये मान लीजिए थोड़ा मैटर एक्सक्लेट होता है, भारत की तरफ से कुछ जवाबी कार्रवाई अगर 48 घंटे के अंदर होती है, फर्क पड़ेगा कुछ मार्केट पे? देखिए, भारतीय कार्रवाई कुछ होगी क्या, मुझे तो लगता है या कुछ हद तक तो होगी, लेकिन जो बाजार डरता है ना जनरली कि फुल फ्लेश्ड वॉर, जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है या फिर इसराइल और इसका चल रहा है, वैसे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि एक हद तक हो सकता है कि पीओके में ऑपरेशंस कुछ ना कुछ भारत की तरफ से हो। अब पाकिस्तान का कंट्रोल, पाकिस्तान की बागडोर किसके हाथ में, ये नहीं मालूम, ये किसी को आइडिया नहीं है। आर्मी संभाल रही है या फिर सिविलियन गवर्नमेंट संभाल रही है, कौन संभाल रहा है, या टेररिस्ट संभाल रहे हैं। तो अगर वो उनकी तरफ से अगर कुछ मेजर एक्शन होता है, जो मुझे लगता नहीं है कि होने वाला है, क्योंकि देखिए इकोनॉमी खराब हो जाती है अगर आप फुल फ्लेश्ड वॉर में जाते हो। आप चाइना, यूक्रेन, रशिया, ये क्या बोलते हैं, रशिया और इसराइल और पैलेस्टीन की भी हालत देख लो, इकोनॉमी वाइज बहुत खराब हो जाती है। तो पाकिस्तान वो नहीं संभाल पाएगा, जहाँ पे आटा तक खाने को नहीं है वो लोग युद्ध नहीं करने वाले। हाँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ होता है तो एक अच्छा डिप हम लोग देखने को तैयार रहना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आराम से 7-8% करेक्शन अगर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर फुल फ्लेश्ड वॉर होता है तो। लेकिन वो रेयर पॉसिबिलिटीज है। मुझे लगता है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक था या फिर बालाकोट था, पीओके के रीजन में भारत कोशिश कर सकता है कि पीओके लूं। अगर वैसा कुछ होता है तो थोड़ा बहुत डिप आएगा, वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करना रहेगा। फुल फ्लेश्ड वॉर हुआ तो काफी डिप कट आ सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। फुल फ्लेश वॉर के चांसेस कम है, अगर होगा तो फिर डीप कट आएगा, अदरवाइज नहीं तो एक छोटे में ही बन के निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयर्स जरा चेक करवा लेते हैं। जतिन केडिया, कुणाल परार भी मेरे साथ बने हुए हैं। कुणाल, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, मैं एक शेयर आपके लिए ढूंढ के रखा है मैंने, जस्ट अ मिनट। सर, ये आईजीएल को बीटीएसटी करने की ज़रूरत है क्या? आज बढ़िया बंद कर रहा है। इनफैक्ट मैं पूछना एमजीएल चाहता रहा, बट मेरे को आईजीएल का डाटा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वेल, आईजीएल की बात करें डिम्पी जी, तो बट ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आईजीएल में बीटीएससी करके चलने की सलाह दूंगा, जिस हिसाब से फिलहाल आईजीएल ट्रेड कर रहा है। एंड व्यू फिलहाल प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने का है। 191 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और यहीं पे हम खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा वो आज का ही लो आएगा। एसएल 184 का है। टारगेट की बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है 191 के अराउंड, और 184 का अगर हम एसएल मेंटेन करते हैं तो अच्छे खासे टारगेट हमें ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 197 सबसे पहला है, और 197 जैसे ब्रेक करेगा आपको 205 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ चाहूंगा यहाँ पे आईजीएल खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। आईजीएल आप प्लस करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेवल्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, नहीं तो हम स्टैंपिंग तो कर ही रहे हैं आपके लिए। और इस बीच आप देख पा रहे हैं किन शेयरों में तेज़ी, किन शेयरों में गिरावट। 3 बजे का पूरा एक्शन थोड़ी देर में समेट के आपके लिए हम लेके आएंगे। उससे पहले जतिन भाई, एक आखिरी सवाल आपसे, फिर आपको भी फ्री कर देंगे। HDFC लाइफ एक बार जरा आप चेक कर लीजिए, क्या इसको BTST करने की ज़रूरत है क्या, HDFC लाइफ? तो देखिए, HDFC लाइफ यस डेफिनेटली लॉन्ग करके चल सकते हैं। पिछले वीक का जो हाइस था उसके ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन फेवरेबल है लॉन्ग की तरफ कंटिन्यू रहने के लिए। तो यस, BTST करके जा सकते हैं इन केस ऑफ HDFC लाइफ। 732 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा अगर जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड ले रहे हैं, और ऊपर में 760 का टारगेट है।
ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। HDFC लाइफ पे आपने टेक दिया, उसके हम लेवल्स वगैरह सब स्क्रीन पे छाप देंगे, लिख लेंगे, नोटिस कर लेंगे, तो स्टैम्प तो लग के आएगी इस पे। जतिन भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। और अपना कल की छुट्टी को एंजॉय कीजिएगा, फिर एक दिन काम करके फिर 2 दिन की छुट्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जतिन भाई आज समय देने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कुणाल परार और विवेक कारवा दोनों मेरे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आइए आपको बताते हैं 3 बजे बाजार में दिन भर एक्सचेंज पर जो खबरें आई हैं वो खबरों में से इंपॉर्टेंट खबरें छाट कर हमने रखी हैं और वो सारी की सारी खबरें लेकर हमारे सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं। आनंद बताइए। मानसी, जैसा कि नतीजों का दौर चल रहा है, कई कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रीव्स कॉटन के नतीजों से, जहां पर कंपनी की आय में 23% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मुनाफे की तरफ देखें तो मुनाफे में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, यानी कि मुनाफा जो है वो 3 करोड़ के आसपास से बढ़कर 25 करोड़ पहुँच गया है। और एबिडा भी करीब 93% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर में करीब 6 से 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजों की बात करें तो NII जो है वो 8% घटा है और मुनाफा जो है, मुनाफे में 75% की कमी देखने को मिली है। मुनाफा 75% घटकर 83 करोड़ पहुंच गया है, जिसके चलते शेयर में आज दबाव देखने को मिल रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के नतीजों की बात करें तो आय में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा करीब 20 करोड़ घटा है और मुनाफा जो है 20 करोड़ घटकर 255 करोड़ पहुंच गया है। एबिडा में भी गिरावट देखने को मिला है और साथ साथ एबिडा मार्जिन में भी गिरावट आज शेयर में एबिडा मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर में 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। यूनो मिंडा की तरफ से एक खबर आई है, जहां कंपनी जेवी में 70% हिस्सेदारी के लिए 114 करोड़ का निवेश करेगी, जिसके चलते शेयर हरे निशान में आज कारोबार कर रहा है। और अंत में बात करें जाइडस लाइफ की, तो जाइडस लाइफ की नए टैबलेट को USFDA से मंजूरी मिली है और ये जो टैबलेट है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते शेयर में आज पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। तो 3 बजे के ये सारे अपडेट्स थे, जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। सो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आपको रखनी चाहिए नज़र। आनंद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और 3 बजे अपडेट्स मार्केट एट 3 हमारे साथ शेयर करने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और नतीजों का एक्शन अभी इस वक्त मार्केट पर, और इसी के तर्ज पर शुक्रवार के सेशन में कुछ चुनिंदा नतीजे आने वाले हैं। उसमें से एक नंबर है मैरिको का। मैरिको के क्वार्टरली नंबर्स आएंगे और नंबर्स से ठीक पहले FMCG पैक पर भी नज़र होनी चाहिए और साथ ही मैरिको के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखेंगे इस वक्त हम देख रहे हैं 711 के स्तरों पर हरे निशान के साथ वॉलेटाइल मार्केट्स में संभलने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक पिछले 1 महीने के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। हालांकि पिछले 6 महीनों में कोई बड़ा एक्शन भी स्टॉक ने नहीं दिखाया है, लेकिन मैरिको नतीजों से ठीक पहले आज के सत्र में 711 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कुणाल, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। मैरिको की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक में अभी मोमेंटम देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से स्टॉक आज के दिन में ट्रेड हो रहा है, मेरा व्यू जो पर्टिकुलर स्टॉक में है वो साइडवेज का है। 711 के अराउंड है और पिछले कई दिनों से नीचे 705 और ऊपरी लेवल पे 725 इसी रेंज में फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो कोई नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन ये स्टॉक 725 के ऊपर निकलेगा, ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 800 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो प्रेजेंट लेवल में नहीं, 725 के ऊपर जब सस्टेन होगा तभी खरीदारी करके चलने की सलाह है। लेवल पर वॉच लिस्ट में रखें। नतीजों से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक हो भी सकता है, नतीजों के ठीक बाद भी इसे विजिट करेंगे और एक्सपर्ट से नंबर्स के बाद उनका टेक जानने की कोशिश होगी। विवेक, IT सेक्टर पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। चुनिंदा IT कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं, मैच्योर बिजनेसेस अब नज़र आ रहे हैं, बैलेंस शीट्स भी कैश रिच नज़र आती है। क्या ये कह सकते हैं कि वैल्यू बाय टेरिटरी की तरफ IT सेक्टर बढ़ रहा है या करेक्शन का जो सिलसिला चला था वो तो थम गया है? डेफिनेटली IT आपको
यहाँ से वैल्यू बाई के रूप में देखना चाहिए। इनफैक्ट ये भी हमारी पहले बात हुई थी करीबन जब इंडेक्स 34,000 में था, आज ये 36,000 आके रुका है। देखिए 2-3 चीजें हैं। जब कोविड हुआ था या फिर सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, इन पीरियड्स में भी आप अगर नोट करो, जो आईटी कंपनीज है इन्होंने खराब रिजल्ट या फिर लॉसेस नहीं दिखाए। इनकी ग्रोथ चाहे थोड़ी बहुत धीमी हुई होगी, लेकिन ये ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में कंटिन्यूअसली चल रही थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही सिचुएशन है आज भी। आप अगर चाहे वो ग्लोबल टेंशन ले लो या कुछ भी ले लो, आपको दिखेगा कि आईटी स्पेंडिंग जो है वहां पे आप मेजर स्लो डाउन नहीं आने वाला है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जैसे यूएस टैरिफ वगैरह जो भी लगा रहा है, ये आप चाहे फार्मा पे ज्यादा नहीं लगा सकता, क्योंकि वो इसका रिपल इफेक्ट इमीडिएटली उनको भी देखने को मिलेगा। और सिमिलरली आईटी पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर काम आज के दिन पे आउटसोर्स हो रहा है, और वो इंडिया के सिवा दूसरा मेजर कंट्री कोई भी नहीं है जो इतना इंग्लिश स्पीकिंग देश है और आपको काम करके दे सके। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आईटी एक वैल्यू बाई है। यहाँ से डाउन साइड बहुत ही मिनिमल रहेगा। अपसाइड हो सकता है कि आपको धीरे धीरे मिले, लेकिन डाउन साइड बहुत कम है। तो इसके लिए आईटी ऐसे सेक्टर शॉर्ट बाई है। आपको जैसे जितना मैं बुलिश पहले बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में था और उतना अच्छा किया उस सेक्टर ने, मुझे लगता है कि आईटी भी आगे चल के कर सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। आईटी भी आगे चल के कर सकता है। वैल्यू हंटिंग आईटी में ज़रूर करनी चाहिए, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब ऑटो सेल्स के नंबर भी आएंगे। आज हो गए 30 तारीख, 1 तारीख की कल छुट्टी। तो आप जो भी नंबर्स देखेंगे 2 तारीख को देखेंगे, उसका कुछ हमने अनुमान निकाल रखा है। जैसे आपकी स्क्रीन पर आएगा, टाटा मोटर्स वगैरह का अनुमान है, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रोथ आएगी करीब 1% के आसपास की पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर। और साथ ही वो टेबल अगर आपके पास हो तो टेबल एक बार दिखाइएगा, ये पॉइंट्स हटा दीजिएगा, एग्जैक्टली बस यही रखिएगा। टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल की बिक्री है वाई तो 1% बढ़ेगी, मंथ ऑन मंथ करीब 7% घट सकती है। महिंद्रा ऑटो डिवीज़न की 5% का लॉस आएगा इसके अंदर। मारुति का मंथ ऑन मंथ 8% का लॉस आएगा, और हिंडई का 5% का लॉस आएगा। तो आप मंथ ऑन मंथ जो भी कैलकुलेशन देख रहे हैं, सब में डी ग्रोथ दिखेगी। हिंडई में, M&M के ऑटो में, मारुति में, टाटा मोटर्स में, सब में डी ग्रोथ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। लेकिन अगर आप वाई देखेंगे तो टिपिकली सब में ग्रोथ है, लेकिन अच्छी ग्रोथ जो आपको दिखेगी वो M&M के शेयर्स में दिखेगी, यानी कि M&M में दिखेगी। ये आता है कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट। इसमें भी आप मंथ और मंथ देख रहे हैं, सभी के अंदर डी ग्रोथ है। लेकिन वाई देखते हुए सबसे ज़्यादा ग्रोथ 6% की आइशर के अंदर दिखेगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो तय हो गया कि मंथ और मंथ बेसिस पर काफ़ी प्रेशर दिखेगा, बट वाई बेसिस पर शायद थोड़ा रिलीज़ होता हुआ दिखे। एक काम करते हैं, आइशर मोटर के ही चार्ट चेक करवा लेते हैं। इन सब ग्राफिक्स को एक बार घुमाते रहिएगा स्क्रीन पर। आइशर मोटर एक बार आप चेक करेंगे, कुणाल परार। वेल डेफिनेटली सर, आइशर मोटर की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मैं इसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। इसलिए लगातार 1-2 हफ्ते से स्टॉक ऊपरी लेवल पे 5,906 के राउंड का हाई बनाने के बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग मैनर में नजर आया है। यहाँ से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है और ये स्टॉक आपको निचले लेवल पे 5,400 तक के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर 5,400 आता है तो ही वहीं भी आपको खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। पॉइंट टेकन है। और इस बीच अगर आप इसमें एक डिवीज़न और लिखा हुआ है हमने, वो है ट्रैक्टर का डिवीजन्स, क्योंकि मॉनसून की प्रेडिक्शन हो चुकी है। ट्रैक्टर डिवीजन्स के नंबर में देखेंगे आप, 2 कंपनी है, स्कॉट्स कबोटा और एक M&M। आइशर भी है बट वो इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट नहीं है, बट ये दोनों डायरेक्ट हैं। तो एक में ग्रोथ है और एक में डी ग्रोथ है। M&M एक बार चेक करवा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखा तो ट्रैक्टर डिवीज़न के नंबर रहा हूँ जहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन इनके पैसेंजर व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम आएगी मंथ और मंथ बेसिस पर भी। ठीक है, तो एक बार M&M भी चेक करवा लेते हैं। विवेक सर, एक बार आपके रिकमेंडेशन, अभी रिसेंटली इन्होंने SML Isuzu के साथ भी करार किया, कंपनी को खरीद ही लिया, करार क्या किया, खरीद ही लिया। ठीक है सर, तो एक बार आपके रिकमेंडेशन चाहिए इस पे, M&M पे। M&M एक बाई है डिम्पी, बहुत क्लियर कट बाई है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ फिलहाल स्टार्ट हुई है।
और ये आपको आगे चल के टाटा मोटर्स और एशर दोनों ही सेगमेंट में है आज के दिन, तो दोनों ही सेगमेंट में ये आपको बेटर करते हुए दिखेगा। और वैल्यूएशन वाइज भी आप अगर कंपेयर करते हो एम&एम का, मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर बेट है एम&एम, पहली चीज, और वैल्यूएशन वाइज भी ज्यादा कंफर्ट एम&एम में है। तो ये ठीक है, रिसेंटली एक अच्छा सा करेक्शन दिया था 2500 के आजू बाजू, तब कुछ क्लाइंट्स को हमने बोला भी था कि अच्छा लग रहा है स्टॉक। आज 29 है, लेकिन मुझे लगता है कि 3200 3300 ये फिर भी आपको आगे चल के दिखा सकता है। ठीक है सर, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ BTST के सौदे, इवेंट्स टू वॉच, ये सब कुछ लेके आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस के देखिए नतीजे आते हुए दिखे और नतीजों के ठीक बाद स्टॉक में बिकवाली का दबाव, जोरदार पिटाई इनफैक्ट कहना चाहिए, स्टॉक में गिरावट का रुझान देखने को मिला है। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ नतीजों में, ब्रोकरेजेस का क्या कहना है और ये बिकवाली के पीछे की वजह क्या है, एक बार ये वरुण से समझते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से एक टेक्निकल टेक भी लेंगे। वरुण बताइए, बजाज फाइनेंस नंबर्स तो वीक नजर आए, लेकिन ब्रोकरेजेस का क्या कहना है गिरावट के पीछे की वजह? डेफिनेटली, तो देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ने अपने नतीजे पेश किए और दोनों के नतीजे अगर आप देखेंगे तो कमजोर है। खासकर बजाज फाइनेंस को आप देखिएगा, NII, PPOP, प्रॉफिट ग्रोथ हमारे अनुमान से थोड़ी बहुत कमजोर थी। नो डाउट NPS में सुधार हुआ है, 1.12% से गिर के 0.96% पे आया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि कॉस्ट, निम्स और खासकर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे FY25 जो है कंपनी ने अपने गाइडेंस को मिस किया है। खासकर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली है FY25 में। और कंपनी का कहना है कि जो Q4 FY25 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो दरअसल पूरे FY25 के मार्जिन से भी कम था। ये एक दिक्कत की बात है। आगे का गाइडेंस अगर आप देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि 2026 में AUM ग्रोथ जो है 24 से 25% रहेगी, जबकि FY25 में ये करीब 26% के आसपास थी। यानी कि आने वाले साल में AUM ग्रोथ जो है वो इस साल के मुकाबले थोड़ी बहुत कम रहने वाली है। प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कंपनी का कहना है कि हाँ, यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स का भी इनका कहना है कि 10 से 15 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट होगी और इसके चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो स्टेबल रहने का अनुमान ये लगा रहे हैं। ग्रॉस NPS, नेट NPS ये भी स्टेबल रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो ROA और ROE का गाइडेंस है वो कंपनी ने यहाँ पे घटा दिया है। तो ये भी एक दिक्कत की बात जो है इस बार के नतीजों में देखने मिली। नो डाउट कंपनी ने यहाँ पे बोनस शेयर और साथ ही साथ स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है, लेकिन ना ब्रोकरेज हाउसेस को ये ज़्यादा पसंद आया, ना इन्वेस्टर्स को ज़्यादा ये पसंद आया है। इसके लिए आपने देखा काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट काटे भी है, जैसे कि सिटी, उन्होंने डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं और अब 9830 के टारगेट दे रहे हैं। इसके अलावा जेफरीज, इन्वेस्टेक, गोल्डमैन, इन सब ने अपने टारगेट्स में बदलाव किए हैं। तो एक तो नतीजे हल्के मिस, दूसरा जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है वो दरअसल लोगों को पसंद नहीं आया। इसके लिए आपने देखा नतीजों के बाद स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हो रही है। केवल बजाज फाइनेंस नहीं बल्कि बजाज फिनसर्व की भी आज पिटाई हो रही है। वरुण, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो गाइडेंस को मिस किया है कंपनीज ने अपने नतीजों में और नंबर्स जो कि वीक रहे उसका इम्पैक्ट है। उसके बाद ब्रोकरेजेस के भी डाउनग्रेड्स और ब्रोकरेजेस का भी कन्वेक्शन कम होता हुआ और इसी के चलते दोनों स्टॉक्स में हम देख रहे हैं टुवर्ड्स डाउनसाइड मोमेंटम। एज वी स्पीक रुपया करीब 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा है। निचले स्तर से 56 पैसे की मजबूती रुपए में देखी जा रही है। 84 रुपये और 64 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपया इस वक्त ट्रेड करता हुआ, तो मजबूती करेंसी में ज़रूर रिफ्लेक्ट होती हुई। कुणाल, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व एक बार रिविजिट करना चाहिए क्योंकि गिरावट है और इनफैक्ट नतीजों से पहले भी जब हम एक्सपर्ट से राय ले रहे थे उनका ये कहना था कि इस गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। अब आ गए हैं नंबर्स और नंबर्स के बाद ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी जहां कन्वेक्शन की कमी नजर आ रही है। क्या लगता है बजाज ट्विंस में कहीं कोई कन्वेक्शन आपके हिसाब से टेक्निकली? दोनों स्टॉक की बात करें, दोनों स्टॉक में आज के दिन में जो गिरावट देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए। प्रेजेंट लेवल पे जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल चुका है। नो डाउट स्टार्टिंग सेशन में जो मोमेंटम देखने को मिला था सेलिंग साइड का, वहां से फर्दर गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मोमेंटम बन रही है गैप डाउन ओपनिंग के साथ, वहां उसके बेस पे लग रहा है कि फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो दोनों स्टॉक पे यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है, वेट करके चलने की सलाह है। 1950 के अराउंड बजाज फिनसर्व है, वहां पे 1800
65 1860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर वो आता तो खरीदारी करके चले। बजाज फाइनेंस जो 8625 के अराउंड है, अगर वहां पे गिरावट आती है 8420 8430, तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। इस पर एक राय मिलती हुई नतीजों के बाद, नतीजे कैसे रहे और साथ साथ ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी, सब कुछ हमने विस्तार से और साथ ही हमारे एक्सपर्ट का नजरिया भी आपके सामने रखा। भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, मारुति, सन फार्मा और HDFC लाइफ, ये 5 काउंटर्स हैं जो कि इस वॉलेटाइल मार्केट में बाजार को लगातार संभालने का काम कर रहे हैं। कुणाल, वैसे तो काफ़ी ट्रिकी है इस वक्त BTST या STBT आपसे पूछना, बिकॉज ग्लोबल कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडिया पाकिस्तान टेंशन और कल मार्केट हॉलिडे, उसके बाद शुक्रवार का एकमात्र सेशन। सो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर BTST STBT के तौर पर आपकी तरफ से कोई कॉल्स है ज़रूर बताइए। वेल, डेफिनेटली BTST कॉल है, और जैसा विवेक जी ने कहा, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी OMC में, ऑयल कंपनी और उसमें। तो मेरा मानना है कि ऑयल इंडिया खरीदारी करके चलने की सलाह है। एंड प्रेजेंट लेवल पे जिस हिसाब से स्टॉक पे मोमेंटम है, खरीदारी करके चलिए 397 के SL के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट 422 का है जो आपको दिखा सकता है स्टॉक, और वो जैसे ब्रेक होता है 440 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखाने में सक्षम है। सो ऑयल इंडिया 397 के SL के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। खैर, इस बीच अगर आप वापस देखेंगे तो एकाएक थोड़ी देर पहले निफ्टी 45 पॉइंट ऊपर चला गया था, लेकिन अब 15 पॉइंट फिर से नीचे आ गया। यानी कि अगर आप गिरावट चेक करेंगे तो ऊपर से 60 पॉइंट की गिरावट सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुई है, और विक्स करीब 6.25% ऊपर आ चुका है। 18.5 के आसपास अभी विक्स चल रहा है। तो बाजार में कुछ खास बदला नहीं है अभी भी, ना तो रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ना ही रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। इस बीच अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो करीब 350 पॉइंट की हो गई है, और उसने अपना पहला S1 जो पहला सपोर्ट एरिया है, वेरी इमीडिएट सपोर्ट एरिया 55,000, उसको टेस्ट कर रहा है। अगर आप दिखाएं बैंक निफ्टी 55,032 का, ठीक है, ये पहला सपोर्ट एरिया है। ये ब्रेक करेगा 200 पॉइंट और टूट सकता है। ध्यान रखा जाए, ऑप्शंस के अंदर बराबर कांटे की टक्कर चल रही है। अगर आप 24,400 वाली कॉल और पुट जो कि 8 मई की है, अगर आप वो दिखा पाएँ तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट दोनों फ्लैट है, ऑलमोस्ट दोनों फ्लैट है। ये इतना टाइट कंपटीशन चल रहा है। मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, मतलब बुल्स और बियर की आपस में कांटे की टक्कर है, और विक्स 18.5 का है। ये बात तो तय है कि किसी न किसी तरफ फैसला जाएगा ज़रूर, या तो बुल्स की तरफ जाएगा या फिर बियर्स की तरफ जाएगा, लेकिन इतना टाइट रेंज बड़ी मुश्किल है कहना। खैर, इस बीच एक झटका मारा है निफ्टी ने भी, और इसने भी अब डेज लो टेस्ट करने की तरफ बढ़ रहा है। ये 24,300 तो आ गया। ये आप 29 मई की मत दिखाओ, हाँ 8 मई की, इसमें आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी जो मैं दिखाना चाहता हूँ। बट एनी हाउ, छोड़ देते हैं इसको 1 मिनट के लिए। तो देखिए, थोड़ा बहुत प्रेशर तो बना है, और जैसे मैं आपको फिर से कह देता हूँ, मैं आपके ना बाय के साथ हूँ, ना मैं आपके सेल के साथ हूँ, मैं आपके कॉशियस स्टांस के साथ हूँ। आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है देख के डाटा को, ऐसा मेरा अपना नहीं है, देख के डाटा को, कि कोई ना कोई चीज़ आपको कल मार्केट की जब छुट्टी होगी तो उसका रिफ्लेक्शन के तौर पर दिख सकता है। जब आप वापस आएंगे शुक्रवार को ट्रेड करने के लिए, तब मार्केट में गैप अप गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट अब जा रहा है नीचे, और 45 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पे आई है। तो एकदम से झटका तो लगा है। देखते हैं कितना डीप डाउन होता है, और विक्स 5.5% ऊपर है। ये बिल्कुल लास्ट के 15 मिनट में, क्या लास्ट के 5 मिनट में हो रहा है। आप ये सोच के देखो, जो 43 पॉइंट पूरे दिन भर में नहीं आए, पूरे दिन भर में नहीं टूटे, वो लास्ट के सिर्फ 5 मिनट में टूट रहे हैं। दिखाओ एक बार स्क्रीन पर जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर। दिन भर की पूरी बढ़त इसने बनाए रखी, लेकिन जाते आते फ्लैट बंद होके जा रहा है। मैं किसी भी तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा, बट मैं बार बार जो इशारा कर रहा हूँ वो कॉशियस स्टांस की तरफ कर रहा हूँ। दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, ये भी दिन भर में हिला नहीं, लेकिन जाते आते ये फ्लैट बंद होके जा रहा है। मात्र सिर्फ 70 पैसे हैं, हो सकता है जाते आते ये भी ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। तो कहने का मेरे मतलब है कि जो एक्टिवनेस है ना, वो थोड़ा आपको दिखानी पड़ेगी। मार्केट के अंदर स्टांस अपना कॉशियस रखेगा। 56 पॉइंट की गिरावट है,
24,300 ब्रेक कर दिया। मार्केट एज डेज लो क्लोज करके जा रहा है। कल की छुट्टी, बढ़ता हुआ विक्स, ये सारी चीज़ें मैं सुबह से आपको बार बार नोटिस करा रहा हूँ और यही मेरी सुबह का पॉइंट था जो मेरे को आपको बार बार नोटिस कराना था, बस और कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सावधान रहिएगा, पोजीशंस को लाइट रखिए और अपॉर्चुनिटी की वेट कीजिए। पता लगे अभी आपके पास माल भरा हुआ है तो आपको अपॉर्चुनिटी आएगी तो पैसे नहीं होंगे आपके पास। अब देखो 65 पॉइंट की गिरावट है, ये लास्ट के 2 मिनट में 5 मिनट में हो रहा है। नहीं तो आप देख रहे होंगे, ये मेरे बोलने से नहीं है, आप देख रहे होंगे, आपने 70 पॉइंट के लिए आपकी आंखें तरस गई हैं पिछले 3 दिन में। आपको 70 पॉइंट के स्विंग नहीं दिए, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ मार्केट गिरे जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ मार्केट गिरे जा रहा है। 73 पॉइंट अब मेरे को स्क्रीन पर वो दिखने लग गए हैं। खैर एनी हाउ, अब चलते चलते, क्योंकि 3 ही मिनट का समय है, मैं ट्रेड तो नहीं लूँगा, बट मैं अच्छा एक बार चलो और भी दिखा देता हूँ। दिखाओ एक बार वापस से निफ्टी दिखाओ आप, तो अब यही दिखाने का ही समय है और पूछने का समय तो रहा भी नहीं। 85 पॉइंट की गिरावट अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी और ये मैंने शुरू किया था अभी 40 पॉइंट से और मेरे को बामुश्किल से भी 1 से 1.5 मिनट हुआ है बोलने में। हम ऑलमोस्ट 90 पॉइंट यानी कि डेज लो टेस्ट करने वाले पहुंच गए। अब 100 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी पे। 100 पॉइंट की गिरावट मात्र सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपको स्क्रीन पे दिख रही है। मैं सामने दिखा रहा हूँ आपके, इसमें कोई चोरी छुपे वाला मामला ही नहीं है। ठीक है जी, 425 पॉइंट की गिरावट आपकी स्क्रीन पर आ गई है और 55,000 का साथ हमने छोड़ दिया। तो जाते जाते मार्केट ने वो चीज़ करके दिखा दी जो आज दिन भर जिसकी वेट हो रही थी कि अभी करो अभी करो अभी करो। इतना तरसाया, इतना तरसाया, इतना तड़पाया कि लास्ट में जिन्होंने हिम्मत खो दी वो आज की इस पेशेंस वाली चीज़ से छूट गए। जिन्होंने हिम्मत रखी वो आज लास्ट में जाते आते भले लास्ट के 3 मिनट में अपने दिन भर की कमाई करके जा रहे हैं। अगर उन्होंने हल्का फुल्का शॉर्ट किया या तो नीचे आने की वेट कर रहे थे। कुणाल परार, कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेल, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, माइनस अभी जो करेक्शन देखने को मिला है, यानी थ्रू आउट द डे आप देखिए 20-25 पॉइंट के रेंज में मार्केट घूम रहा था और उस लेवल पे लग रहा था कि मार्केट अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। लेकिन ये लास्ट में जाते जाते अभी फिलहाल जो एक डिप देखने को मिली है, ये थोड़ा सा कंसर्न क्रिएट हो सकता है कि कल के दिन में छुट्टी है और कोई बड़ी पोजीशन लेके नहीं जाना चाहता बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल। तो ये वही डिप हो सकता है, ज्यादा कुछ मुझे मेजर करेक्शन नहीं लग रहा है। और वैसे भी निफ्टी में नीचे 23,800 का काफी अच्छा सपोर्टर है, वो ब्रेक होने के चांसेस फिलहाल कम है। लेकिन जैसा विवेक जी ने भी कहा, अगर कोई भी डिप आता है, अगर कोई भी करेक्शन आता है तो बहुत बढ़िया लेवल होगा एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो माइनर के डिप के बेस पे मुझे नहीं लग रहा कि हमें कुछ यहाँ पे टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी 1 से 1.25 मिनट बाद बाजार बंद हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी पोजीशंस को चेक भी कर लेना इंट्राडे बेसिस पर। आज जिन शेयर्स का बोलबाला रहा मैं सारी चीज़ दिखाता जाता हूँ, आप एक बार देखते जाइएगा। पहले आते हैं तेज़ी वाले शेयर्स पे। आज सीएट के लिए दिन बहुत ही शानदार रहा। आज भारतीय हेक्सा के लिए दिन बहुत ही शानदार था। आज आरआर कबल के लिए दिन बहुत ही बढ़िया था। आज दिन जिसके लिए ख़राब था वो था पराज इंडस्ट्रीज़। आज सारेगामा के लिए भी दिन खराब था। ये सब मैं कैश के स्टॉक्स बता रहा हूँ जिन्होंने हाई आज टेस्ट किया। उसमें से चंबल फर्टिलाइज़र एक था, मजगांव डॉक एक था, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एक था। ये आज के साल के हाई टेस्ट करने वाले शेयर्स बने हैं। इसके अलावा अगर आप और शेयर्स चेक कर रहे होंगे तो आज आईजीएल के लिए दिन बहुत ही बढ़िया गया। आज एचडीएफसी लाइफ का रिजल्ट्स इम्पैक्ट कैलकुलेशन अच्छा गया। एक्साइड ने नंबर्स का थोड़ा डैमेज किया तो आज पनिशमेंट मिली 5%। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व दोनों टूटे। टाटा की कंपनी ट्रेंड पोस्ट नंबर्स ये भी टूटी और बीएससी के अंदर भी आज करीब 4% की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कुल मिला के अगर आप वैसे आज देखेंगे तो आज लास्ट का सिर्फ 5-7 मिनट का हिस्सा छोड़ दें, आप सिर्फ 5 मिनट का लास्ट का हिस्सा छोड़ दें। दिन भर में बहुत ही पकाऊ और बहुत ही रेंज का सेशन था, लेकिन 5 मिनट के अंदर इंडिया विक्स अपना वो वाला काम कर गया जो आपको दिखा रहा था। हालांकि ये 6.5% ऊपर बंद हुआ है और करीब 18.5 पे। उम्मीद करता हूँ कल की छुट्टी शांति से निकल जाएगा। नहीं निकलती तो फिर आप शुक्रवार को थोड़ा गैप अप या गैप डाउन के लिए तैयार रहिएगा। कुणाल परार, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने लास्ट तक हमारा साथ दिया और हमको अच्छे से गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे को और मानसी को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।